Jai Hind, Namaskar, and very warm welcome to the students of various competitive exams, including Union Civil Services and State Civil Services, and other viewers as well to the session of Contemporary Thrust, an initiative of Growth Mount UPSC. I am along with you, Dhruv Jani. The very objective of our this segment is to provide an overview on the subjects of current affairs, on the important subjects of current affairs from the viewpoint of regional, national, and international level. Today also we are going to discuss about a similar important issue in which the nexus of India and China is being explored. As we all know, China is a neighboring country to India and it's a first tier competitor to India as well in the entire Asian region. तो इसी सारी दृष्टि से आज का जो यह हमारा उपाख्यान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक विषयों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। समसामयिक विषयों में जो प्रादेशिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से या अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे विषयों को लेकर यहाँ हम लोग आपके सामने आते हैं। तो आज का जो यह मुद्दा है वो भारत और चीन के बीच का जो संबंध है उसको उजागर करने की बात करता है। हमने भारत और चीन के संबंध में कई सारे क्षेत्र में भारत और चीन के संबंध को उजागर किया है, जैसे टेरिटोरियल वार्स हो, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो, ट्रेड हो, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक हो। मगर आज का जो यह मुद्दा है ये दरअसल पानी के साथ जुड़ा हुआ है। इत्तेफाक से आज अंतर्राष्ट्रीय पानी दिवस भी है, तो आज यह टॉपिक जो है उसकी बात हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कैसे भविष्य में, भावी समय में चीन को लेकर कैसे उसके जो पड़ोसी देश है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और कैसे चीन जो है वो परंपरागत युद्ध नीतियों को छोड़ के अब नई युद्ध नीतियों का विकास कर रहा है और भारत जैसे देशों के ऊपर उसको आजमा रहा है। तो देखेंगे पूरी चर्चा। अगर आज की यह सेशन की हाईलाइट की बात करें तो न्यू थ्रेट फ्रॉम चाइना, यानी कि चीन से एक नया खतरा, और वो है वाटर वॉर यानी कि जल युद्ध या पानी युद्ध कह सकते हैं। और अगर आप कवर का एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ ड्रैगन के रूप में चीन प्रतीकात्मक रूप से मौजूद है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो भारत के जो जल संसाधन है उनको खींच रहा है अपने मुंह में, यानी कि एक प्रकार से भारत के जल संसाधनों को सुखाने की बात कर रहा है। और जिसमें ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जो भारत की भी अहम नदी मानी जाती है, उसको लेकर यहाँ विवाद जो है वो बहुत ही फैल रहा है। तो देखेंगे पूरा मुद्दा। और प्लस हमें मालूम है कि कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के जो वैसे मुद्दे होते हैं वे थोड़े विशाल होते हैं, बड़े होते हैं, तो बहुत ही कम समय में या सीमित समय सीमा में इसे पढ़ना एक प्रकार से अशक्य होता है। तो इसीलिए हम लोग एजेंडे के तहत बात करते हैं। प्रत्येक सेशन में हमारा एजेंडा रहता है और उसी के इर्द गिर्द हमारी बात रहती है। तो आज भी एजेंडा है, उसी के जो है उसी की लाइन पर, उसी की ब्लूप्रिंट पर हम लोग चलेंगे और विविध जो तथ्य है, विविध मुद्दे हैं वो देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि चीन जो है वो कैसे आज भारत के विरुद्ध एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है और जो आज भारत के विरुद्ध है वो कल को पूरे विश्व के लिए बन सकता है। तो ये पूरी जो यहाँ से जो शक्यता है उसको हम लोग तपासने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम एजेंडा की बात करते हैं। देखिए यह एजेंडा है, बैकग्राउंड में ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि एशिया की बड़ी नदियों में इसकी गिनती होती है और लगभग ये 3 देशों को टच करती है, जिसमें से तिब्बत में से यह जो है जन्मती है, यानी कि यहाँ वहाँ से शुरू होती है, फिर बाद में आके वो बह के आती है भारत में से बह के आती है बांग्लादेश में से फिर से भारत में आती है और बाद में वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, यानी कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो सबसे प्रथम तो ब्रह्मपुत्र के बारे में देखेंगे यहाँ। साथ ही दूसरा जो मुद्दा है वो है चाइनाज अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि अब चाइना बिन परंपरागत जो युद्ध नीतियाँ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की चुनौतियाँ हैं, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी चुनौतियाँ हैं, मगर हमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा है। वो ऐसी चीन की किसी भी मुराद को किसी भी समय मुमकिन नहीं बना पाएंगे या नहीं होने देंगे, या चीन का जो एग्जीक्यूशन है वो भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। साथ ही में यहाँ तीसरा जो मुद्दा है वो है चाइनाज वाटर वॉर, जो कि आज का कवर मुद्दा है, यानी कि आज की कवर स्टोरी है। तो 3 चरणों में हम लोग यह देखेंगे, जिसमें से सबसे प्रथम अबाउट ब्रह्मपुत्र देखेंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ तथ्यात्मक माहितियों की चर्चा करेंगे जो आमतौर पे हमें विकिपीडिया से भी उपलब्ध होती है, मगर यहाँ यह एक प्रकार की पूर्व भूमिका है यह मुद्दे की, ठीक है। तो यह पूरा मुद्दा अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें ब्रह्मपुत्र को समझना पड़ेगा और उसे समझने के लिए हमने थोड़ा विकिपीडिया का सहारा लिया है। कुछ स्क्रीनशॉट्स की मदद से आपको कुछ तथ्यात्मक माहितियाँ
दे दी जाएगी ताकि आपकी आगे के दो बिंदुओं की समझ जो है वो और बेहतर बने और अच्छी बने। तो शुरू करेंगे आज हमारी बात यहाँ ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ माहितियों के साथ। देखिए यहाँ दो इमेज हमारे सामने है। सबसे प्रथम तो एक ब्रह्मपुत्र पूरी नदी है जो अपने सोर्स से अपने मुख तक यानी कि अपने माउथ तक का जो उसका जो बहाव है वो डिक्टेट करती है। एक हमारे पास तस्वीर है और जो दूसरी तस्वीर है ऑन द अदर साइड, ये ब्रह्मपुत्र का भारत में बेसिन जो है, बेसिन एरिया भारत में, उसको दर्शित करती है। तो दोनों ही देखेंगे। सबसे प्रथम यहाँ समझेंगे कि कहाँ से निकलती है और कहाँ तक ये फैलती है। तो सबसे प्रथम तो हमें समझना है कि ये मानसरोवर में से निकलती है, मानसरोवर में से निकलती है। और यहाँ से निकलते काफी बहक है, काफी बहक है। वो तिब्बत में बहती है, काफी बहक है। वो एक राइट टर्न लेती है और राइट टर्न लेके वो सीधा अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में वो आ जाती है। फिर भारत में से बांग्लादेश में होकर फिर से भारत में आके बे ऑफ बंगाल तक जाती है। काफ़ी लंबी नदी है, इनफैक्ट गंगा से भी लंबी नदी है। मगर अगर भारत में ही इसकी बात करें तो भारत में ये गंगा से छोटी है, क्योंकि ये पूर्णतः भारत में ही नहीं बहती, दो देशों में अलग अलग बहती है। सबसे ज़्यादा तो चीन के तिब्बत में बहती है, फिर बाद में आती है भारत में और भारत में से जाती है बांग्लादेश। तो ये इसका बहाव है, ये इसका रूट है, ये पूरा तिब्बत है। ये जो हमें दृश्यमान है ये पूरा तिब्बत है, जो कि चीन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो आज तो हम लोग उसे एक चीनी टेरिटरी के नाम से ही जानते हैं। भले ही वो तिब्बत एक स्वतंत्र देश था एक समय, मगर आज हम लोग इसे एक चीन के प्रांत की तरह ही देखेंगे, चीन के प्रदेश की तरह ही देखेंगे। तो मानसरोवर से निकलती है, जहाँ से सिंधु निकलती है। जो सिंधु नदी है या इंडस रिवर है, वो भी एक पेरेनियल रिवर है, एज लाइक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भी पेरेनियल रिवर है, यानी कि इसमें राउंड द ईयर पानी जो है वो खत्म नहीं होता। भले ही उसका वॉल्यूम उच्च नीच होता है, वॉल्यूम समर में ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वे पिघलते हैं, और वैसे ही विंटर में इसका बहाव थोड़ा कम हो जाता है। मगर बिल्कुल पानी खत्म होना, ऐसी बातें यहाँ पेरेनियल रिवर्स में नहीं देखी जाती, या ऐसी रिवर्स को ही पेरेनियल रिवर कहा जाता है। ठीक है, तो एक नदी निकलती है, बहती है पश्चिम की ओर, और एक नदी वहीं से ही निकलती है और बहती है पूर्व की ओर। पश्चिम बहती नदी जो है उसे हम लोग सिंधु के नाम से जानते हैं। लगभग उनका जो सोर्स है वो एक ही रेडियस में आता है, 25-50 किलोमीटर का एक रेडियस है मानसरोवर में, वहीं से ही दोनों नदियाँ निकलती है। मगर एक नदी पश्चिम की ओर जाती है और एक नदी आती है पूर्व की ओर, पूरे तिब्बत में होते हुए अरुणाचल प्रदेश से भारत में वो एंटर होती है। तो ये इसका बहाव है, और इट इज़ एक्चुअली फ्लोइंग ईस्टवर्ड्स। इसे ईस्टवर्ड भी हम लोग कह सकते हैं। ईस्टवर्ड। और जो मैंने आपको सिंधु की बात बताई वो है वेस्टवर्ड। वैसे तो वो आज का हमारा विषय नहीं है, मगर यहाँ एक रेफरेंस लेना जरूरी है। तो इस तरह भी हम लोग चीज़ों को याद रख सकते हैं कि मानसरोवर के आसपास से दो मुख्य नदी निकलती है जिसका संबंध भारत के साथ हो, जिसमें से एक नदी जो है वो पश्चिम की ओर जाती है जिसे सिंधु कहा जाता है। वो आगे चलकर पाकिस्तान में एंटर होती है, जम्मू एंड कश्मीर के लेह के एरिया में। पहले तो लेह जिला था, मगर आज जो है वो पूरा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो वहाँ से वो कराची के पास से अरब समुद्र में मिल जाती है। और वैसे ही एक दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सिंधु से भी बड़ी है, वो आती है ईस्ट बाजू यानी कि पूर्व बाजू, और आगे चलकर एक राइट टर्न लेके भारत के अरुणाचल प्रदेश में वो जो है एंटर होती है, और साथ ही में भारत में भी बहती है। तो ये इसका पूरा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से वो आगे चलकर सुंदरबन यानी कि जो माउथ बना है ब्रह्मपुत्र और गंगा का, एक कंबाइंड माउथ है, कंबाइंड डेल्टा है दोनों नदियों का, बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उर्वर भूमि है वो। तो यहाँ तक ये फैलती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो बहुत ही विशाल नदी है। अगर इसकी किलोमीटर की दृष्टि से देखें तो लंबाई की दृष्टि से, साथ ही में वाटर वॉल्यूम की दृष्टि से देखें, पानी की मात्रा,
तो पानी की मात्रा में भी ब्रह्मपुत्र बहुत ही बड़ी नदी कही जाती है। और वैसे ही अगर इसके बेसिन एरिया की बात करें, यानी कि इसका स्त्राव क्षेत्र, तो इसका स्त्राव क्षेत्र भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो देखेंगे, तो ये बात रही इसके बहाव की, कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, ईस्ट बाजू बहती है, एक राइट टर्न लेके भारत में एंटर होती है। भारत में भी अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में होते हुए बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में से फिर ये भारत में आती है और सुंदरबन में मिल जाती है। अगर दूसरा फोटो देखें तो ये मात्र और मात्र भारत के बेसिन एरिया की ही बात करता है। ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और ये जो इसके आसपास का प्रदेश है, जो मैं यहां शेड कर रहा हूं, ये सारा इसका बेसिन एरिया है, बेसिन एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है। ये मात्र और मात्र भारत की तस्वीर है और भारत में ही जो इसका स्त्राव क्षेत्र है उसको पहचानने वाली तस्वीर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी भूमि बहुत ही उर्वर है, बहुत ही फर्टाइल रीजन है, क्योंकि बड़ी नदियाँ जो होती है वो आमतौर से उनके साथ, वो पानी जो होता है बड़ी नदियों का, वो उनके साथ कीचड़ ले आता है, या इसे इंग्लिश में सिल्ट कहते हैं। और ये कीचड़ इतना उर्वर होता है, इतना फर्टाइल होता है कि कोई भी आप समझ लो कि खेत उत्पाद है, कोई भी खेत उत्पाद, तो वो दुगनी कर देता है, इतना ये उर्वर होता है। तो ये पूरा प्रदेश यह उर्वरता से भरा हुआ है और ये उर्वरता जो है वो ब्रह्मपुत्र का आशीर्वाद है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देखें तो यह बहुत ही फर्टाइल रीजन है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कंड्यूसिव रीजन है और यहाँ काफ़ी खेती होती है, काफ़ी। और अगर डेल्टा की बात करें ब्रह्मपुत्र और गंगा के, क्योंकि आमतौर पर डेल्टा रीजन्स जो होते हैं वे थोड़े ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, क्योंकि एट द एंड वो जो कीचड़ पानी अपने साथ ले आता है वो डेल्टा के एरिया में ही वो उसको जो है आप समझिए कि उसे वो पानी जो है वो वहाँ स्थिर होता है, तो इसीलिए जो कीचड़ है वो ज़मीन पर बैठता है और इसी की वजह से पूरा जो डेल्टा रीजन होता है वो अपने आप में एक फर्टाइल भूमि कहलाता है। और इसीलिए इसका ये कारण है कि आज जूट पूरे भारत में, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। पूरे विश्व में अगर कोई देश सबसे ज़्यादा जूट का एक्सपोर्ट करता है तो वो बांग्लादेश है। तो वेस्ट बंगाल भारत का स्टेट और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र, दोनों ही ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा में बसे हैं, दोनों ही सुंदरबन के रीजन में बसे हैं, सुंदरबन। और जूट हमें मालूम है इसे काफ़ी पानी चाहिए, जूट को, जूट के कल्टीवेशन को पानी के साथ उसे एक बहुत ही फर्टाइल सोइल चाहिए, बहुत ही फर्टाइल, जो कि आमतौर पे ऐसी बड़ी नदियों के डेल्टा रीजन्स में, मुख्य त्रिकोण प्रदेश में देखने को मिलती है। तो यही एक कारण है कि पूरा बेसिन एरिया बहुत ही फर्टाइल है। ब्रह्मपुत्र बहुत ही बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ बेसिन एरिया, और इसका बेसिन एरिया पूरा उर्वर है। और इसीलिए ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत के लिए बहुत ही अहम नदी है। भले ही भारत से कई मीलों दूर वो निकलती है, मगर आगे जाके वो उसका जो बहाव है वो भारत में आता है, तो तब से भारत के लिए इसकी महत्वता बहुत ही बढ़ जाती है, ठीक है। आर्थिक रूप से भी बढ़ जाती है और जैव विविधता की दृष्टि से भी बढ़ जाती है, क्योंकि अपने आप में ब्रह्मपुत्र एक समुद्र जैसी नदी है, समुद्र जितनी बड़ी नदी है। तो अलोंग द रिवर, अलोंग द फ्लो ऑफ द रिवर, जो आजू बाजू के विस्तार होते हैं, आजू बाजू के विस्तार, एकदम तटीय विस्तार नदी के, वे बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स होते हैं, जैव विविधता से भरपूर रीजन्स होते हैं। और इसीलिए दोनों दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो भी ब्रह्मपुत्र भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहीं आर्थिक रूप से देखें तो भी ब्रह्मपुत्र भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि चीन यह ब्रह्मपुत्र को हथियार बनाकर कैसे भारत को दबाना चाहता है, भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, वो हम लोग आगे की इस चर्चा में देखने वाले हैं। तो ये रही ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात ब्रह्मपुत्र के। अब कुछ तथ्यात्मक माहिती है जो कि हमें विकिपीडिया से ही मिली है, उसके ही स्क्रीनशॉट्स हमने यहाँ लगाए हैं, मगर आज का मुद्दा समझने के लिए ये समझना होगा, वरना आज के कवर स्टोरी को हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। चाइनाज वाटर वॉर समझने के लिए हमें ब्रह्मपुत्र को समझना होगा, क्योंकि चाइना के इस वाटर वॉर का मुख्य हथियार ही अपने आप में ब्रह्मपुत्र है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पहले कुछ तथ्यात्मक माहितियों की के जरिए या उसके आधार से हम लोग यह बात समझेंगे। सबसे प्रथम नामकरण देखना है। ब्रह्मपुत्र एक संस्कृत
टर्मिनोलॉजी है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि भारत में हिंदू सनातन धर्म की नींव है, उसमें से ब्रह्मा को क्रिएटर माना जाता है। ठीक है, यह यूनिवर्स के सृजन करता, तो उनका पुत्र यह नदी है ऐसा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा। और ये एक खूबी है, एक विशेषता है यह नदी की। ब्रह्मपुत्रा को हम लोग मेल से भी बुला सकते हैं, इसे उसे एक मेल सैल्यूटेशन भी दे सकते हैं और साथ ही में उसे एक फीमेल सैल्यूटेशन भी दे सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से गुजरती है, ये भी कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा यहाँ से गुजरता है, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक इसकी विशेषता है। वैसे तो ये थोड़ी ऑफबीट बात है, कभी हमें जो है मददरूप नहीं होगी, मगर ये पता होना थोड़ा ज़रूरी है। तो ये इसकी इटिमोलॉजी है, यानी कि इसका नामकरण की बात है। अगर कंट्रीज देखें तो 3 कंट्रीज जिसका नाम हमने लिया, सर्वप्रथम चाइना, उसके बाद इंडिया एंड आखिरी में बांग्लादेश। ऑटोनोमस रीजन तिब्बत का है जो कि आज चीन के ताबे में है। सिटीज की बात करें जो कि ब्रह्मपुत्रा के तट के ऊपर बसे हो, तो भारत के सिटियों की ही बात करेंगे, जिसमें डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी, सिराजगंज एंड मायमेनसिंह। तो ये सारे आसाम के या उत्तर पूर्वीय हमारे शहर है जो कि ब्रह्मपुत्रा के तट पर बसे है, ब्रह्मपुत्रा से ही समृद्ध है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ सोर्स की बात करें तो आंगजी ग्लेशियर नामक एक मानसरोवर में ग्लेशियर है, एंड मानसरोवर पूरी की पूरी कैलाश रेंज में है, कैलाश माउंटेन रेंज। लोकेशन इसका हिमालय है। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ हमें लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड दिए हुए हैं, जो हमें आमतौर पे कहीं यूजफुल नहीं होता, मगर फिर भी एक बार इसके ऊपर नज़र में डाल देनी चाहिए। उसके बाद एलिवेशन की बात करें तो 5210 मीटर्स अबव सी लेवल से यह नदी जो है वो निकलती है। ठीक है, अगर फीट की बात करें तो 17,090 फीट। माउथ इसका सुंदरबन है, यानी कि डेल्टा ऑफ गंगा, दोनों का कंबाइंड डेल्टा है जिसका जिक्र मैंने किया, और आमतौर पे इसे गंगा का डेल्टा माना जाता है। इसे ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी कहा जाता है। और इसकी भी यहाँ हमें लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड दी हुई है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड, आई एम सॉरी। एलिवेशन इसका 0 मीटर है, ये तो 0 मीटर ही होगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये समुद्र में मिलने वाली है, तो समुद्र स्तर से ही मिलेगी। लेंथ अगर देखें तो इसकी 4000 किलोमीटर की लेंथ जो है वो नापी गई है, 4000 किलोमीटर। एंड इसकी एक्चुअल लेंथ की बात करें तो वो 4700 किलोमीटर से अधिक हम लोग कह सकते हैं, ये एक अनुमान है, मगर फिर भी हमें यही पहला जो नाप है जो कि नापा गया है ऑफिशियली, हम उसे ही देखेंगे, जो कि 3969 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर लंबी है। बेजिंग जो है वो 7,12,035 चौरस किलोमीटर का है, 7,12,035 चौरस किलोमीटर का। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इसका स्त्राव क्षेत्र है। अगर इसका लेंथ की कंपैरिजन करें गंगा के साथ, तो गंगा जो है वो लगभग हिमालय जितनी ही लंबी है। हिमालय 2500 किलोमीटर लंबा है, तो गंगा भी लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है, तो ये इससे 1.5 गुनी बड़ी हुई। ठीक है, मात्रा और मात्रा लंबाई की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें तो ब्रह्मपुत्रा वैसे भारत में सबसे बड़ी नदी जो है वो गिनी जाती है, मगर अगर भारत की ही सबसे बड़ी नदी पूछे तो हमें निसंदेह गंगा का नाम देना होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा 100% देशी नदी नहीं है। विदेश में निकलती है, फिर देश में एंटर होती है, फिर से विदेश में चली जाती है, और बाद में बे ऑफ बंगाल में एंटर हो जाती है। तो ये इसकी कुछ तथ्यात्मक माहिती है। ऑन द अदर साइड हमारे पास ब्रह्मपुत्रा की कुछ ट्रिब्यूटरीज की लिस्ट है, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो कि आमतौर पे परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, इत्यादि चीज़ें। तो हमें यहाँ इसके ऊपर भी एक नज़र करनी अनिवार्य है। तो उसी के तहत सबसे प्रथम हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो ल्हासा रिवर है, नियांग रिवर, पारलोंग जांगबू, लोहित, धानसिरी, कोलोंग। इनमें से कुछ रिवर्स भारत की है, कुछ रिवर्स विदेश की है। फॉर एग्जांपल ल्हासा रिवर, तो वो तिब्बत की रिवर है, जो कि एक ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी मानी जाती है और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है कुछ किलोमीटर बह के।
फिर उसके बाद राइट बैंक की बात करें तो कामेंग रिवर, मानस रिवर, बेकी, रायदक, जलधाका रिवर, तिस्ता रिवर एंड सुबनसिरी रिवर। ये सारी नदियाँ जिसमें से कुछ भारतीय है, कुछ विदेशी है, मगर सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। कुछ लेफ्ट साइड से ब्रह्मपुत्र को मिलती है और कुछ राइट साइड से ब्रह्मपुत्र को मिलती है। ब्रह्मपुत्र को और बड़ी बनाती है। जो साइज आज भारत में ब्रह्मपुत्र की देखने को मिलती है, वो साइज इन सभी नदियों को आभारी है। अगर ये नदी नहीं होती, ये नदियाँ नहीं होती, आई एम सॉरी, तो ब्रह्मपुत्र आज इतनी बड़ी नहीं होती जितनी आज हम भारत में देखते हैं। ठीक है, ये सारी सहायक नदियों की बदौलत ब्रह्मपुत्र बहुत ही विशाल नदी बन जाती है, या बहुत ही, आप समझ लीजिए कि मैमोथ नदी बन जाती है। तो ये बात है अबाउट ब्रह्मपुत्र की। अब अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो हमें देखना है कि चाइना आज अनकन्वेंशनल वॉरफेयर कर रहा है, बिन परंपरागत युद्ध नीतियों को इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्यों चीन ऐसा कर रहा है? प्लस बिन परंपरागत युद्ध नीति माने किस प्रकार की युद्ध नीति होती है, वो दो चीजें जो है हम लोग आज इस दूसरे चरण में देखेंगे, जिसमें से सबसे प्रथम चरण में देखना है कि चीन की अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। अनकन्वेंशनल वॉरफेयर ऑफ चाइना, जो कि आज के समय का एक गंभीर मुद्दा है, और भारत तो चीन का पड़ोसी है, तो भारत के लिए यह गंभीरता अधिक गुना बढ़ जाती है। तो देखेंगे, देखिए सबसे प्रथम तो 2016 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसमें भारत इन्वॉल्व था, भारत की मिलिट्री इन्वॉल्व थी, चाइना की मिलिट्री इन्वॉल्व थी, चाइना खुद भी इन्वॉल्व था, और भारत वास्तविक रूप से भूटान को बचा रहा था। क्योंकि वो जो डोकलाम है वो ट्राई जंक्शन के ऊपर है, ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत, यानी कि चीन, इंडिया एंड भूटान। तो वो डोकलाम स्टैंड ऑफ में हमने चीनी सैनिकों को मात दे दी। चीनी सरकारों की जो मनमानी थी उसे हमने चलने नहीं दिया। फिर बाद में जून 2020, हम सब जानते हैं, गलवान क्लैशेस हुई थी। गलवान क्लैशेस जिसमें से दोनों देशों के जो आर्मी थे या आर्मी के जवान थे, आर्मी पर्सनल्स थे, वे आमने सामने आ गए थे, संघर्ष में उतर गए थे। और इसमें लगभग भारत की बाजू से 20 जवानों ने वीरगति को जो है प्राप्त किया या शहीद बने पूरे देश के लिए। वहीं भारत के जवानों ने बहुत ही शौर्यता का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही हिम्मत दिखाते हुए चीन के लगभग 35 से 40 सैनिकों को मार गिराया। तो इन सारी बातों से चीनी जो नेतृत्व है वो अब धीरे धीरे ये समझने लगा है कि चाइनीज आर्मी जो है, चाइनाज आर्मी, ये भारत को फोर्स ऑन फोर्स की लड़ाई जो होती है, फोर्स ऑन फोर्स की, आपने हमला किया, हमने उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, तो इसे फोर्स ऑन फोर्स की लड़ाई कहते हैं। तो इस लड़ाई में चीन भारत को कभी जीत नहीं सकता। चीन विल नेवर एबल टू डिफीट इंडियन सोल्जर्स ऑन द फोर्स ऑन फोर्स बेसिस। ये बात कई सारी घटनाओं से चीनी नेतृत्व को आज समझ आ गई है। तो इसीलिए अब चीन क्या कर रहा है कि जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जो परंपरागत वॉरफेयर है, हमला करना, डिफेंड करना, फिर से काउंटर अटैक करना इत्यादि चीज़ें, वो अपना ध्यान उससे हटा रहा है और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर यानी कि युद्ध की नई पद्धतियों को एक्सप्लोर कर रहा है, उसको भारत के ऊपर अप्लाई कर रहा है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको दे सकता हूँ। सबसे प्रथम अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का एग्जाम्पल है साइबर वॉर। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रेड वॉर, और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं वाटर वॉर। ठीक है, साइबर वॉर हमें मालूम है, चीनी हैकर्स दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो सरकारी सर्वर्स होते हैं
जो सरकारी डेटा जहाँ जमा होता है, सरकारी काम जहाँ से होता है, उन डेटा को निशाना बनाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत भी जो है एक विक्टिम है ऐसी चीनी हरकतों का। तो ये रही साइबर वॉर की बात। दूसरी है ट्रेड वॉर। हमें मालूम है कि चीन कैसे अपनी सस्ती चीज़ों को पूरे विश्व में फेंकता है, पूरे विश्व के बाजारों में फेंकता है। तो भारत के बाजार भी चीनी चीज़ों से ओवरफ्लो हो रहा है आज। तो ये एक प्रकार की ट्रेड वॉर है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हिंडर करना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रोकना या उसको अटकाना एक लेवल तक, और अपनी सामग्री को दूसरे देशों में बेचना। तो ये अपने आप में एक ट्रेड वॉर का प्रकार है। और जो तीसरा है, वो जो आज की हमारी कवर स्टोरी है, वो है वाटर वॉर, यानी कि युद्ध, जल का युद्ध या पानी युद्ध। तो आज इस मुद्दे को हम लोग आज फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही में हमने इस मुद्दे में दो चीजें देखी। सर्वप्रथम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल वॉर्स, व्हाट आर कन्वेंशनल वॉर्स, व्हाट आर अनकन्वेंशनल वॉर्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ अनकन्वेंशनल वॉर्स, वो भी देखा। साथ ही में क्यों चीन ऐसा कर रहा है वो भी हमने देखा, कि चीन का जो सर्वोच्च नेतृत्व है उनको अब मालूम पड़ गया है कि यहाँ हमारी अब दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वे फोर्स ऑन फोर्स का कन्वेंशनल वॉरफेयर छोड़ के वे ऐसे नए डोमेन्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और विरुद्ध के देशों के ऊपर दबाव क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो भारत के ऊपर दबाव करने में चीन सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है, मगर इसमें से जो सबसे हानिकारक या सबसे गंभीर जो है वो है वाटर वॉर, यानी कि जल युद्ध, पानी युद्ध, जिसका कभी भी मानवता ने सोचा ही नहीं था कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जल के लिए युद्ध करेगा। तो ये आज चीन जो है वो भारत के साथ कर रहा है, और सिर्फ भारत ही नहीं, काफ़ी देशों के साथ कर रहा है। हम भारतीय है इसलिए हम लोग अपनी ही बात करते हैं, अपने ऊपर हुए अत्याचार, अपने ऊपर होते अन्यायों की ही हम लोग बात करते हैं। तो ये रहा दूसरे चरण की बात सारी। अब हमें इसमें से तीसरा चरण दिखाना है या उसके बारे में हमें बात करनी है, वो है वाटर वॉर, चाइनाज वाटर वॉर। ठीक है, देखेंगे 4-5 बिंदुओं के ऊपर हम लोग चाइनाज वाटर वॉर पॉलिसी की बात करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम बिंदु हमारे सामने है, वो है डजन्स ऑफ डैम्स। सबसे प्रथम मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, चाइनाज वाटर वॉर। सबसे प्रथम डजन्स ऑफ डैम। डजन्स ऑफ डैम्स। ब्रह्मपुत्र के ऊपर चीन काफी तेजी से काम कर रहा है, और ऐसे आर्टिफिशियल डैम्स बनाने के प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीपल लॉन्च करे हैं चीन ने, और सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो अपने पैसे लगा रहा है, खर्च कर रहा है। तो काम भी बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अपर रीचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र, अपर रीचेस, भारत में जहां से एंटर होती है ब्रह्मपुत्र, उसके पहले ही इतने नंबर ऑफ चेक डैम्स चीन लगाने की योजना घड़ रहा है या लगा रहा है कि पानी का जो बहाव है वो बहुत ही कम हो जाएगा भारत पहुंचते पहुंचते। ठीक है, तो ये चीन की नीति है, और चीन ऐसा करना चाहता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र की एक भी बूंद पहुंचे नहीं। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ब्रह्मपुत्र का बहाव चीन की ऐसी नीतियों से, कृत्रिम बांध बनाने की नीतियों से अगर सफल हो गया, चीन की यह योजना सफल हो गई और नर्मदा का बहाव रुक गया, तो आर्थिक रूप से भारत के ऊपर क्या बीतेगी। साथ ही में भारत की साइड में ब्रह्मपुत्र के तट पर रहने वाली वो प्रजा है, वो प्रभावित होगी, काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होगी, और वे सारे प्रभाव जो होंगे वे नकारात्मक होंगे। तो ये सारी बात है, नंबर ऑफ डजन्स ऑफ डैम्स की बात करता है। साथ ही में जो आज का जो नया डैम है जिसके ऊपर आज चीन काम कर रहा है बहुत ही जोर शोर से, जिसे वो मेगा ब्रह्मपुत्र डैम के नाम से जानता है, मेगा ब्रह्मपुत्र डैम। जो हमने टन देखा था जो कि ब्रह्मपुत्र ने लिया था भारत में एंटर होने के लिए, देखिए यह जो टन लिया था ब्रह्मपुत्र ने,
यहीं कहीं ये डैम बन रहा है। तो स्वाभाविक रूप से भारत में जो पानी की मात्रा आएगी वो कम हो जाएगी। और ये तो नए डैम की बात है, मगर थोड़ा पुराना डैम की बात करें तो वो यहीं कहीं था, जिसे थ्री जॉर्जेस डैम कहा जाता था। थ्री जॉर्जेस डैम, जो कुछ वर्षों पहले बनाया गया था, थोड़ा पुराना है मगर गंभीर उतना ही था। और आज इससे आगे एक नए डैम के बारे में चीन सोच रहा है, या उसको भी बहुत ही तेजी से बनाने का प्रबंध कर रहा है, वो है मेगा नर्मदा डैम। कहा जाता है कि ये थ्री जॉर्जेस डैम से 3 गुना अधिक बड़ा होगा। 3 गुना अधिक बड़ा, 3 टाइम्स बिगर। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की जो ताकत है वो भी 3 गुना ज्यादा होगी। पानी का जो रिजर्वोयर है वो भी इससे बहुत ही बड़ा बनेगा। थ्री जॉर्जेस डैम से बहुत ही बड़ा बनने वाला है यह ब्रह्मपुत्र मेगा डैम में। तो अल्टीमेटली बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसका प्राथमिक उद्देश्य हमें लगता है कि भारत के विरुद्ध का है। भारत में ब्रह्मपुत्र का पानी कम से कम पहुंचे, वही मनसा से चीन आज ऐसे एक डैमों के ऊपर काम कर रहा है, जो कि मात्र और मात्र ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये एक पहली बात हुई, पहला मुद्दा हुआ चीनी पानी युद्ध की नीति का। साथ ही में अगर दूसरे मुद्दे की बात करें तो सिल्ट, जिसका जिक्र मैंने आपको कुछ समय पहले किया। सिल्ट, जिसे हिंदी में कीचड़ कहते हैं। हमें मालूम है काफी माइलों का अंतर काप के ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में एंटर होती है, तो वो अपने साथ भारी मात्रा में कीचड़ ले आती है। और ये कीचड़ अपने आप में बहुत ही उर्वर होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। और यही कारण होता है कि इसके स्त्राव क्षेत्र जो होते हैं वे बहुत ही फर्टाइल होते हैं। यह कीचड़ ही एकमात्र कारण है। तो अगर डैम बनेंगे तो पानी का बहाव कम होगा, साथ ही में पानी जो अपने साथ कीचड़ ले आता है वो भी जीरो हो जाएगा। वो सब वहीं रह जाएगा, वहीं चीनी बाजू के डैम में, जो कि तिब्बत की भूमि के ऊपर बनने वाले हैं, वहीं वो सारा कीचड़ रह जाएगा। मात्र और मात्र थोड़ी मात्रा में पानी हमें मिलेगा। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर कीचड़ खत्म हो गया तो भारत की बाजू में जो स्त्राव क्षेत्र है, भारत के एरिया में, भारत की सीमा के अंदर, वो स्त्राव क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे कम उर्वर होते जाएंगे। द बेसिन एरिया विल बिकम लेस फर्टाइल ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसके ऊपर आज कोई भी प्रकार का कदम सरकार को उठाना चाहिए, या इसका कोई उपाय त्वरित ही शोधना चाहिए। साथ ही अगर उसके बाद देखें तो एक तीसरा मुद्दा है यहाँ, और वो कहता है कि सिस्मिक जोन। हमें मालूम है कि हिमालय अपने आप में एक सिस्मिक एक्टिव एरिया है, अपने आप में एक सिस्मिक एक्टिव एरिया है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और साइंटिस्ट कम्युनिटी भी कहती है कि जोन 5 में पूरा हिमालयन रीजन आता है, यानी कि मोस्ट एक्टिव जोन, मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे प्रदेशों में ऐसे बड़े बड़े बांध बांधना वो अपने आप में असंतुलन पैदा करता है, सिस्मिक असंतुलन जैसा कहा जाता है। और ऐसे सिस्मिक असंतुलन से सिस्मिक जोन जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ इतने बड़े बड़े डैम्स बनाना वो अपने आप में फॉल्ट लाइन एक्टिव करेंगे, और जब कभी भी कोई नुकसान होगा तो वो सारा नुकसान नीचे के लोगों के ऊपर आएगा। ब्रह्मपुत्र ऊपर से आ रही है, तो जो यहाँ नीचे बसने वाले लोग हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ नीचे बसने वाले लोग हैं जो, वो 24 घंटे खतरे में ही रहेंगे, 24 घंटे। और ये अपने आप में एक पूरा डैम जो है वो होगा वाटर बॉम्ब, वाटर बॉम्ब, जो कभी भी फट सकता है। और जो नुकसानी होगी वो होगी भारत के लोगों को, भारत के बाजू बसने वाले लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को। ठीक है, ऐसे आपातकालीन समय में अगर कुछ हो गया तो सारे जो बांग्लादेशी लोग हैं वे वहां से पलायन कर जाएंगे, और पलायन कर जाएंगे, आएंगे भारत में। भारत में वैसे भी
लाखों लोग हैं जो कि बांग्लादेश से ही अवैध रूप से आए हैं और यहाँ बिना घर के रह रहे हैं। तो अपने आप में ये भी एक भारत के लिए ही परेशानी बढ़ाने वाला बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ चीन एक ही तीर से कई सारे शिकार करता है और सारे शिकार जो है वे भारत ही है। साथ ही यहाँ ये भी कहा जाता है कि तिब्बत का एक अति महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे हिडन लोटस कहा जाता है, हिडन लोटस एरिया, और इसे तिब्बत की भाषा में पेमेको कहा जाता है। पेमेको यानी कि हिडन लोटस का एरिया। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह जो नया डैम बनने वाला है ब्रह्मपुत्र मेगा डैम, उससे ये पूरी जमीन डूब जाएगी। ये तिब्बत लोगों की ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण, धार्मिक महत्वपूर्ण वाली जमीन है। कब जो धार्मिक महत्व रखने वाली जमीन है तो ये भी पानी में डूब जाएगी, इट विल बी सबमर्ज्ड। ये चीनी नेतृत्व को पता है, मगर फिर भी भारत को परेशान करने के लिए ये डैम बहुत ही अच्छा है, तो ये डैम तो बन के ही रहेगा, ऐसा उनका रुख है, ऐसा चीनी नेतृत्व का रुख है तिब्बत के काफ़ी विरोध के बावजूद भी। और यह पूरे एरिया को कहा जाता है कि यह जो व्रज विहारी नामक देवी है, संस्कृत टर्म है यह व्रज विहारी, यह देवी का यह पवित्र प्रदेश है और चीनी आस्था के साथ, तिब्बती आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मगर चीनी यहाँ तिब्बती आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके कल्चर को यहाँ खत्म करने की बात है। ठीक है, तो एक तरीके से यह तिब्बत के ऊपर भी, तिब्बत के कल्चर के ऊपर भी यह एक प्रकार से हमला है। मगर यहाँ हमें तो मात्र और मात्र भारत के मुद्दे ही देखने हैं, तो भारत के भी यहाँ इनफ मुद्दे हैं जिससे हम यह साबित कर पाए कि चीन जो है वो भारत को परेशान करने की ही बात करता है और परेशान आगे भी करेगा। तो यहाँ देखना ये है कि अब भारत जो है वो कैसे आगे चल सकता है। तो सुन त्सू जो कि चीन के एक युद्ध विशेषज्ञ थे, प्राचीन चीन के एक युद्ध विशेषज्ञ, उन्होंने कहा है कि अगर दुश्मन को आपने अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन ने जो हथियार फेंका है, आप उसी हथियार का उपयोग करके आप अगर दुश्मन के ऊपर फिर से वार करेंगे तो दुश्मन जो है वो ज़्यादा घायल होगा। आपके हथियार से वार से भी अगर दुश्मन ने फेंके हथियार को आपने पकड़ लिया और उससे वार किया तो दुश्मन जो है वो अधिक घायल होगा। तो यहाँ भारत को भी यही नीति अख्तियार करनी है सुन त्सू की, कि चीन ने जो हमारे सामने हथियार फेंका, हम वही हथियार को उठाकर चीन को वापस मारेंगे, तब जाके चीन की अकल जो है वो ठिकाने आएगी। चीन समझेगा, तिब्बत के प्रश्नों को भी समझेगा, भारत के प्रश्नों को भी समझेगा, बांग्लादेश के प्रश्नों को भी समझेगा, और तब जाके ये हरकतें जो है वो बंद होगी। साथ ही में चीन एक बहुत ही लॉन्ग टाइम जो है नीतियाँ बनाता है, नीतियाँ घड़ता है, बहुत ही लॉन्ग टाइम। कहा जाता है कि शी जिनपिंग जो है वो बहुत ही लंबे समय पट में सोचते हैं, बहुत ही लंबे 1000-2000 साल के वास्ट कैनवास में वो सोचने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी एक नीति रहेगी कि भविष्य में पानी तो कम होने ही वाला है, तो क्यों ना आज से ही हमारे दुश्मन देशों को पानी जो है वो कम मिले, पानी को लेकर हम उनके साथ आज ही भिड़ने लगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज चीन भारत के पीछे पड़ा है, भारत की नदियों को जो है वो सुखाने का प्रयास कर रहा है। भारत में आती नदियों के बहाव भी वो चेंज कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। चीन इज एक्चुअली चेंजिंग द कोर्सेज ऑफ द रिवर्स विच आर एक्चुअली एंटरिंग इंडिया। इसमें ब्रह्मपुत्र तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो अपने आप में विशाल नदी है, उसका बहाव ऐसे चेंज नहीं हो सकता, मगर जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उनके साथ वो छेड़खानी जरूर कर रहा है, ताकि वो पानी ब्रह्मपुत्र तक आने से अटके और ब्रह्मपुत्र में इतना कम पानी आगे भारत में जाए। तो ये सारी नीतियां हैं जो अपने आप में भारत को नुकसान करने वाली नीतियां लगती है। और सुन त्सू की जो मैंने बात कही कि भारत को ऐसे ही चीन के ऊपर प्रहार करने होंगे जिस हथियार से चीन भारत के ऊपर आज दिन प्रहार कर रहा है। प्लस अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स पब्लिश हुए हैं पिछले दिनों, जिसमें से एक रिपोर्ट का नाम है द लॉन्गर टेलीग्राम, जो कि एटलांटिक काउंसिल के द्वारा प्रदर्शित हुआ है, और दूसरा रिपोर्ट यहाँ है द एलिमेंट्स ऑफ चाइना चैलेंज, जो कि यूएस के एक स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदर्शित हुआ था। दोनों में चीन की जो फॉल्ट लाइन्स है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की चीन की जो दुर्बल कलियां हैं, उन कलियों को आइडेंटिफाई किया गया है
और कहा गया है कि अगर चीन को हमें खत्म करना है देन वी नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन्स ऑफ चीन। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि भारत को ऐसे रिपोर्ट्स को आधार बनाकर अपनी नीतियों को गढ़ना चाहिए, चीनी नीतियों के सामने ऐसे रिपोर्ट्स को लाकर रखना चाहिए, और यह रिपोर्ट्स में जो जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई है चीन की फॉल्ट लाइन्स, उनके ऊपर भारत को भी काम करना चाहिए ताकि चीन का मनोबल जो है वो थोड़ा दुर्बल बने, चीन का विस्तारवाद जो है वो भी थोड़ा दुर्बल बने। तो ये सारी आज बात थी हमारे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के सेशन में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हमने कई सारे मुद्दे देखे। सर्वप्रथम तो हमने ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ी माहिती इकट्ठी की, साथ ही जो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है, चीन आज क्यों अनकन्वेंशनल वॉरफेयर पद्धति हमारे सामने इम्प्लीमेंट कर रहा है वो भी देखा। और तीसरे चरण में जो कि आज की कवर स्टोरी थी उसमें हमने चाइनाज वाटर वॉरफेयर देखा, कैसे चाइना पानी को लेकर, पानी को हथियार बनाकर, अलग अलग महत्वपूर्ण नदियों को जो है हथियार बनाकर कैसे भारत के ऊपर दबाव कायम करना चाहता है। और आगे हमने ये भी देखा कि आगे भारत क्या करेगा, भारत क्या कर सकता है। तो सारी चीज़ें हैं जो कि एक सनदी सेवाओं के अभ्यर्थी होने के नाते एवं अन्य एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको जाननी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए यह मुद्दे के ऊपर हमने आज बात की, आपके सामने लेकर आए। हमें आशा है कि आपको यह सेशन जो है वो पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं, सीरियसली आप तैयारियां कर रहे हैं, तो आप ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ जुड़े, हमारी चैनल्स को देखिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, और इसमें जो आपका जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। जीएस के लिए यह एक वन स्टॉप शॉप बन सकता है आपके लिए। साथ ही में एडिटोरियल एनालिसिस जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारी संधि सेवाओं के लिए, जिनका बहुत ही अच्छा योगदान होता है हमारी परीक्षाओं में, तो इसको हम लोग यहाँ प्रतिदिन उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो भी आप देखिए, हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों तक एक्सचेंजेस ऑफ थॉट्स की जो प्रोसेस यहाँ हो रही है वो पहुँच सके और सारे बच्चे घर बैठे ही अपनी पढ़ाई कर सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल सके। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के ही एक और अच्छे समसामयिक विषय के साथ, एक और अध्ययन व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।